राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम सबके वरिष्ठ और भारतीय पत्रकारिता के पितामह भाऊ तोरसेकर जी मुंबई से आज हमारे साथ जुड़े हैं। भाऊ, आपका बहुत 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 स्वागत और है मेरे चैनल पे। वरिष्ठ वगैरह कुछ नहीं, मैं उम्र से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपका जो अनुभव है और आप वो तो होता है, जो वो क्या करते जी, तो भाऊ हैं। देखो, सीधे बात गधा भी करते हैं। उम्र से बड़ा, गधा उम्र से बड़ा हो जाए इसलिए गुरु नहीं होता। लोग सुनने वाले वो तय करते हैं कि भाई ये गुरु है या गधा है, तो हम उसका जी सर्टिफिकेट किसी को ना दे ना ले, ये जरूरी है। जी। तो भाऊ आज जरा हम लोग ना मुंबई स्पेशली अभी जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है उसके हम्म, ऊपर थोड़ा आज चर्चा करेंगे। और पर मैं आज की चर्चा शुरू करने से पहले अपने दर्शकों से एक अपील करूंगा। दर्शकों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। इसका मूल्य 600 रुपया है और ये 600 रुपया जो है, इस पुस्तक के विक्रय से जो भी पैसा प्राप्त होता है वो हमारे आश्रम में मंदिर में एक गौशाला का निर्माण हो रहा है। गौशाला और पशु चिकित्सालय, पुरानी बूढ़ी जो अशक्त गायें हैं, पशु बैल नंदी और बाकी सारे पशुओं की सेवा के लिए एक अस्पताल प्रस्तावित है। उसके लिए हमने 4 बीघे जमीन ली है, तो उस 4 बीघे जमीन में गौशाला का निर्माण होना है। ये पुस्तक आप खरीद सकते हैं और इससे जो भी पैसा प्राप्त होगा वो उस गौशाला में खर्च होगा। ये 7696409623 पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या जो अकाउंट नंबर सामने दिया है इसी टिकर पे, उसमें भी आप यू कैन सेंड द डिपॉजिट। और अपना एड्रेस, फोन नंबर मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आई विल सेंड यू द बुक। आपको हम पुस्तक भेज देंगे। आज अब भाऊ से बातचीत शुरू करते हैं। भाऊ, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों लोगों को एक होना पड़ गया? क्या उनको समझ में आ गया कि अब उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है? हाँ, आपको वो तो है ही ना। अभी देखो, जो पिछले चुनाव में हो गया है, वैसे तो इस ये होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी भी मैंने की थी। जब ये 2019 के 6 साल पहले 2019 के चुनाव में जब बीजेपी के साथ होकर लड़े थे और वोटर ने जब इनको 267 वगैरह ऐसी कुछ 167 वगैरह सीट दी थी, तो क्लियर मेजोरिटी दी थी। लोगों ने साफ किया था कि हमको कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर आपका जो अलायंस है, युति है, उसको लोगों ने चुना था। उसके बावजूद चुनाव के नतीजे खत्म होते होते 1 घंटे में जब उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। यानी वोटर से वोट लेने तक आप यूटी में थे, और बाद में इनको अचानक याद आ गया, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये तो मान नहीं रहे। तो इसलिए इन्होंने जिसको देखो, 288 में अगर 105 सीटें सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी चुनकर आई है, तो उसी को अपोजिशन में बिठाना, ये जो गंदी पॉलिटिक्स उद्धव ठाकरे ने खेली और अपने स्वर्गीय पिता के नाम से खेली। क्या खेला उन्होंने पॉलिटिक्स, कि मैंने पिता को शब्द दिया था कि मैं शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अरे, आप जो कुछ शब्द देना है दे दो, लेकिन आपका शब्द जो पूरा करना है, आपकी जबान है, वो अगर पूरा करना है तो बीजेपी उसके लिए मेहनत नहीं करेगी, आपको करनी पड़ेगी। यानी बीजेपी के साथ आप अलायंस करके मेजोरिटी लाओगे और लास्ट मोमेंट पे बोलोगे कि मेरे पिता को शब्द दिए, जुबान दिए, तो आप मुख्यमंत्री पद मुझे दे दिए। ये कैसे हो सकता है? तो ये सरासर झूठ बोल रहे थे। और उन्होंने विद इन आवर, 1 घंटे में नतीजे खत्म हुए, और 1 घंटे में ये बोल रहे कि अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? और बाद में बोलते कि बीजेपी ने गद्दारी की। अगर आपकी पूरे प्रचार चल रहा था 1 महीने से, उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के जो
सबसे बड़े नेता थे उस वक्त के अध्यक्ष पार्टी के हमारे अमित शाह, हर कोई अगर स्टेज से बोल रहा है कि देवेंद्र हमारा मुख्यमंत्री है, और देवेंद्र बार बार बोल रहा है कि मैं वापस आऊंगा, आपने उस वक्त कभी भी नहीं बोला कि नहीं नहीं आप कैसे आओगे, हमारा जो अलायंस तय हुआ है उसमें आधा समय तो शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, तो आप वापस कैसे आओगे, ये ऑब्जेक्शन आप नहीं रेज करते। हाँ, नतीजे होने के बाद आप पलटी मार लेते हो, तो वहां से जो गड़बड़ शुरू हो गई थी, मैंने उस वक्त ही मेरे ब्लॉग पर आर्टिकल लिखा था और बोला था ये बड़ी दगाबाजी है और इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वही हो रहा है, वही हो रहा है। देखो, एक बात होती है, आप अगर लोगों से दगाबाजी करोगे तो लोग रास्ते पर उतर के आपको पीटेंगे नहीं, लेकिन अपना समय आने तक लोग रुकते हैं। लोगों के पास धैर्य बहुत होता है, 5 साल रुकते हैं और एक दिन में आपका मटियामेट कर देते हैं, आपको जमीन पर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो वो बात आज उद्धव की समझ में आ रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी इतनी बुरी हालत हो गई, पार्टी गई, पार्टी का चुनाव चिन्ह गया, और फिर भी ये कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ चिपके रहे। तो इनके पार्टी के जो 56 एमएलए थे उसमें से 40 निकल गए थे। एकनाथ ने फिर से 2 इनसे हट गया, एकनाथ शिंदे, वो यूटी में फिर से आ गया, और यूटी में रहकर उसने उद्धव से भी 1 एमएलए ज्यादा, 56 थे 57 एमएलए किए। ये बोल रहे थे मेरी ओरिजिनल पार्टी है, मेरे पिता की है, ये वगैरह वगैरह करके लोगों ने मुहर लगाई, तुम्हारी पार्टी बाला साहब ठाकरे की ओरिजिनल नहीं है। जो है एकनाथ के पास है, नाम भी है, चुनाव चिन्ह भी है, और वोटर ने भी उसको क्लियर कट बड़ा करके दिखाया, उद्धव को छोटा किया, और 1 एमएलए बोनस का दिया एकनाथ को, उद्धव से भी ज्यादा दिया, और उद्धव के बच गए 20, वो भी कांग्रेस के सपोर्ट से, और 20 में से 10 अकेले मुंबई के हैं। तो जहां से पार्टी निकली थी मुंबई से, ये पार्टी 1966 में मुंबई में शुरू हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मूवमेंट करके शुरू हो गई। 68 में उन्होंने पहला, 68 में चुनाव लड़ा था, 71 में ये पॉलिटिक्स में, एक्चुअली चुनाव में, विधानसभा वगैरह उतरने लगी। तो कहने का मतलब ये मुंबई ठाणा में लिमिटेड थी, 90 में इनका विस्तार पूरे महाराष्ट्र में हो गया। तो सवाल ये है कि आज वो वापस कहां के खड़े, बस बीएमसी बचा नहीं है, कहां गए, जहां से शुरू किया था वही लौटकर वापस आ गए कि हमें हमारा मेयर चाहिए। तो 68 में क्या था, आप मेयर करने के लिए निकली थी ना आपकी पार्टी। तो ये बुरी हालत इन्होंने की है। मैं एक बात गांधी जी का कोट हमेशा मानता हूं, गांधी जी ने कहा है कि आपका इंसल्ट दूसरा कोई नहीं कर सकता बिना आपके कोऑपरेशन के। तो आज जी वो जो बुरी हालत उद्धव ठाकरे की और उनका जो गुट बचा है उसकी है, उसके सबसे बड़े कारण खुद उद्धव ठाकरे है। और अपनी साख बचाने के हर एक से गेम मत खेलो ना, अपने अपने चचेरे भाई से गेम खेला। राज ठाकरे जो था वो चाचा के साथ हमेशा रहते थे, लेकिन जब 95 में शिवसेना की सत्ता आ गई उसके बाद उद्धव ठाकरे राजनीति में आ गए, लेकिन उससे पहले राज ठाकरे राजनीति में थे चाचा के साथ। और जब सत्ता आ गई तो सत्ता के लाभ उठाने के लिए उद्धव ठाकरे राजनीति में आए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने राज ठाकरे को किनारे करने की कोशिश की। आखिर इतने तंग आ चुके राज ठाकरे कि वो बाला साहब जिंदा थे उसी वक्त पार्टी छोड़कर निकल गए, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, और उसके बावजूद 20 साल निकल गए। उद्धव ठाकरे ने जो कुछ पिता ने दिया था उसका गुड़गोबर कर दिया, मानो एक तरीके से वहां राहुल गांधी है, यहां उद्धव ठाकरे। तो अब कम से कम बीएमसी बची रहे, इसके लिए सब कसरत चल रही है। और उसमें जब उनको पता चला कि कांग्रेस वगैरह साथ होने से जो नहीं होगा, वो शायद ओरिजिनल जो था मराठी अस्मिता का आंदोलन था
वहां वापस आ गए। सिर्फ मुंबई तक लिमिट नहीं होगा। आज भी कल परसों जो महाराष्ट्र में 288 म्युनिसिपल काउंसिल के वगैरह चुनाव हो गए, वहां इन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये मुंबई में बैठे रहे, बस बीएमसी बचा नहीं। मतलब क्या है, जहां से निकले थे पर वापस वही पहुंच गए, और अपनी साख बचाने के लिए और अपना ओरिजिन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, फाइट फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है। और अब उनको लग रहा है कि जिस भाई को धक्के मार कर निकाला था शायद उसका साथ ले लूं तो बच जाऊंगा, लेकिन बचेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता जी। भाऊ, आपको याद होगा, मैं पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मैं और मेरा बेटा नन्हे पहलवान, हम लोगों ने काफी 15 दिन तक हम लोग महाराष्ट्र में घूमे थे। तो हम लोगों ने एक चीज महसूस किया कि हम जहां भी किसी भी मुसलमान वोटर से बात करते थे, हम लोग मालेगांव में एक दिन पूरा रहे थे, सभी मुसलमान वोटर बोलता था कि चीफ मिनिस्टर उद्धव भाऊ ठाकरे, और सभी हिंदू जितने थे शिव सैनिक वो सब भाऊ शिंदे का नाम लेते थे। तो मैंने देखा कि मैंने कहा बाला साहब ठाकरे के बेटे की ये हालत हो गई कि अब वो मुसलमान के वोट से राजनीति कर रहा है, वो मुसलमान का वोट जो कि उसको कांग्रेस की कृपा से प्राप्त हुआ है। अच्छा, आपने कहा 10 सीट मुंबई में जीती शिवसेना उद्धव भाऊ ठाकरे की, वो तो मुस्लिम वोट से जीती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कांग्रेस के वोट से जीती। तो उद्धव भाऊ ठाकरे का अपना ओरिजिनल वोट थोड़ा बहुत मुंबई में अभी बचा है या खत्म हो गया? नहीं, बचा है थोड़ा। क्या होता है देखो, एक हम अगर किसी बर्तन में पानी लेते या तेल लेते तो वो उधर से दूसरे बर्तन में हम डाल देते हैं, फिर भी कुछ चिपका हुआ रहता है ना। पानी हो या ऑयल हो, वो बर्तन को अंदर से चिपका रहता है। तो वैसा कुछ है, कुछ लोगों को होप है कि भाई शायद ये सुधर जाएगा, ये तो होप रहता है। हमारे घर में भी कोई झगड़ा हो जाए, कोई दूर हो जाए, तो हमको होप रहता है कि लौट कर आएगा। तो कुछ वोटर अभी भी है, और वोटिंग का परसेंटेज आप देखो तो एक बात पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि शिवसेना की हिस्ट्री जो पॉलिटिकल है चुनाव की, उसमें कभी भी शिवसेना 20-22% में, पूरे महाराष्ट्र में 20-22% से ऊपर नहीं गई। अगर उसमें से एकनाथ शिंदे 12-14% लेके जाता है तो उद्धव के पास बचेगा ओरिजिनल कोर वोटर कितना, 8 या 10%। तो ये तो पूरे महाराष्ट्र की बात है। लेकिन हम महाराष्ट्र मुंबई की बात करेंगे, अभी बीएमसी तो मुंबई के लिए। तो मुंबई में अगर पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े हम देखें तो उसमें सीधा उनका हारना तय है, उसको आधार बनाए। हमेशा क्या होता है, हम दूसरी मंजिल पर जाना है तो पहले पहली मंजिल पर जाना पड़ता है ना। तो पिछला चुनाव, लेटेस्ट जो चुनाव है वो अक्टूबर नवंबर 2024 का है। उसमें जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे के पार्टी को कांग्रेस और एनसीपी के साथ होते हुए मुंबई में 23% वोट मिले थे, 23%। अब ये पूरे के पूरे उनके तो है नहीं, जिसने सपोर्ट दिया उन पार्टी का भी उस वोट है, और इनका उस वोट जो है उस पार्टी को गया होगा। लेकिन मान लेते कि भाई 23% इनके है। अब उनके साथ कांग्रेस बची नहीं है, ना एनसीपी बची है। तो राज ठाकरे उनके साथ आने से पिछले चुनाव ने राज ठाकरे को 7% वोट मिले थे मुंबई में। हाँ, लेकिन वो 7% पक्के राज ठाकरे के हैं। तो वो अगर इनके साथ आ जाए और पिछले समय के जो 23% है वो मिला ले तो परसेंटेज होता है 30। अब आते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ थे, तो बीजेपी का अकेले का परसेंटेज 29% था, 29%, और एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ रहते हुए 17% वोट मिले। तो दोनों के मिलाकर होते 46%, 46।
यानी दो जो मुंबई में आज लड़ने वाली दो गठबंधन बड़े हैं, एक बीजेपी और एकनाथ और दूसरी तरफ राज और उद्धव, तो उनमें फासला 16% का है। क्या होगा आपको बताना चाहिए। अगर आपका 30% है और उनका 46% है, तो 1.5 गुना ज्यादा वोट है भाजपा और शिंदे के पास। आप उनको कहां से हराओगे। हाँ, मेरे पिताजी बाला साहब ठाकरे थे, ये ओरिजिनल पार्टी मेरी है। अरे ये सब मीडिया वालों को काम पे लगाया है, पत्रकारों को। और पत्रकार जिस ढंग से प्रचार कर रहे हैं उससे उद्धव का और नुकसान हो रहा है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मैं देख रहा हूं, जो जो उद्धव की सराहना करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ढोल बजाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उद्धव का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये आप समझ लो। ये क्या बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे मामू फॉर्मूला पर जीत जाएंगे। मामू फॉर्मूला क्या होता है? मराठी मानुस और मुस्लिम वोट। अब देखिए, जो कुछ बचे हुए उद्धव ठाकरे के पास वोटर है, मराठी मानुस, उसमें बहुत सारे हिंदुत्ववादी है। अगर आज जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है या देश के और कोने कोने में हो रहा है, उसकी जो खबरें लोगों के पास पहुंचती है, वो तो डरेंगे, ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बन गया। वो तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आज भी अगर उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोटर पर डिपेंडेंट है, इस ढंग का प्रचार उनके ही चमचे कर रहे हैं, तो उनके पास बचे हुए जो हिंदुत्ववादी है वो भी भाग जाएंगे एकनाथ के पास, बीजेपी के पास। तो बचेगा क्या? 23% तो बचेंगे नहीं। तो उनमें से अगर 3-4% भी निकल गए तो इनकी ताकत 24-25% तक आती है। तो ये हारने वाले हैं, इसमें मेरे मन में बिल्कुल शक नहीं, बिल्कुल शक नहीं। और भी उसके सेफोलॉजिकली हम देखें तो और अलग अलग पहलू है, लेकिन आज मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं। जैसे मैंने बिहार के बारे में बोला था कि 200 तक जाएंगे, तो सब मजाक उड़ा रहे थे। मतलब यहाँ बोले तू तो मुंबई में बैठा है, तू बिहार में गया, कभी जिंदगी में गया नहीं। लेकिन जो साइकोलॉजी बनती है, देखो वोट जो होता है वो मानसिकता पर आधारित होता है। अगर कोई घटना यहां वहां हो जाती है, उसका इम्पैक्ट, जो माहौल बनता है उसका इम्पैक्ट, उससे वोट बनता है और फिर डाला जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था। तो आज मैं बोल रहा हूं कि ये नहीं जीतेंगे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे कंफर्टेबली बीएमसी में मेजोरिटी लाने वाले हैं। 160 या उससे भी ज्यादा इन दोनों के मुंबई में आ सकते हैं, एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर। इनकी इनकी दाल गलने वाली नहीं। ज्यादा से ज्यादा 50-60 सीटों के आगे दोनों ठाकरे भाई मिलकर जाने वाले नहीं है, नहीं है। क्योंकि अगर इनकी हिस्ट्री हम देखें तो ट्रेडिशन, मैंने आपको बताया कि ये आज तक के चुनाव में जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी या अकेली थी, तभी भी इनका कभी पूरे महाराष्ट्र में 22% से ऊपर नहीं था। और जब अकेले थे तब भी 25-28% से ज्यादा नहीं था। जब एकनाथ, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ थे, आज 3 फाड़ है, उसमें से 2 टुकड़े इकट्ठा आ गए, तो एकनाथ अलग है ना, एकनाथ अलग है। और जिसको एकनाथ को अगर 17% मिले, तो वो 17% बाला साहब के कोर वोटर से 17% मिले। ये मत भूलो। भूलना क्या नहीं है कि बाला साहब का जो कोर वोटर था, एकनाथ शिंदे को कहीं कांग्रेस के वोट मिले, एनसीपी के वोट मिले, मुस्लिम वोट बैंक से मिले, ऐसा नहीं है। एकनाथ को वोट देने वाला सिर्फ बाला साहब का कोर वोटर है। तो अगर उसके पास 17% चला गया 28 में से, तो इनके पास 11-12% बचा है बाला साहब का ओरिजिनल कोर। तो आप समझते ये चारों तरफ से घिर गए। और इसलिए आपको और एक बात बता दूं, ये आज कितने लाचार है ये भी समझ लो। 2022 में जब लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ था, उस वक्त गुड़ी पाड़वा के दिन, प्रतिपदा क्या बोलते हैं ना उसको, तो उस दिन
राज ठाकरे हर साल शिवाजी पार्क में रैली करते, उनकी पार्टी की स्थापना की। तो उसमें उन्होंने 2022 को कहा था, शरद पवार पर अटैक वगैरह किया था। तो उसके बाद जब पत्रकार आदित्य ठाकरे के पास रिएक्शन लेने गए, अरे इतनी बड़ी रैली कोविड के बावजूद ले ली है, तो आदित्य ठाकरे ने बोला था जो पार्टी खत्म हो चुकी है उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन उसका ही पिता आज उस खत्म हुई पार्टी से अलायंस कर रहा है। तो आप मतलब समझते हो ये कितने लाचार है, ये कितने लाचार है। तो ये बात समझना जरूरी है। देखो बाकी और दूसरी बात, चुनाव के बारे में अगर आप थिंकिंग कर रहे हो तो एक बात हमेशा ये चैनल पर वगैरह सुनता हूं मैं बहुत सारे लोगों को, मैथमेटिक्स है लेकिन केमिस्ट्री कहाँ है वगैरह बोलते। ये भाषा है ना पॉलिटिकल एनालिस्ट की, कि गणित जम रहा है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। अरे गणित केमिस्ट्री से ज्यादा चुनाव का अगर आकलन करना है तो अलजेब्रा बीजगणित इंपॉर्टेंट होता है, समझे आप? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी वगैरह करते हो ना, तो आपको a की कीमत मालूम होनी चाहिए, b की कीमत अलग होती है, c की कीमत अलग होती है, d की अलग होती है। तो चुनाव का गणित जो होता है वो अरिथमेटिक नहीं होता, चुनाव का गणित बीजगणित होता है, अलजेब्रा होता है। तो हर जो घटक होता है उसकी कीमत क्या है, और केमिस्ट्री भी होती है। तो उसको सोच में अगर ले लोगे तो आपको पता चलता है, वरना तो गड़बड़ हो जाती है सब। तो आज ये डरे हुए हैं कि जितना आसान नहीं, इसलिए अपने चचेरे भाई को साथ में लिया है और हर दिन फैमिली ड्रामा दिखा रहे हैं। अब अगर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें दोनों की बीबियां, क्यों बेटे ठीक है पॉलिटिक्स में है, उद्धव और राज की पत्नियां भी वहां थी, क्यों भाई, क्यों थी? आप पुराने फोटो निकाल के देखो, बाला साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उनमें मीना वहिनी जिनको बोलते हैं उनकी पत्नी, वो कभी नहीं दिखाई देती थी, ना स्टेज पर दिखाई देती थी। शिवाजी पार्क में भी बाला साहब की पत्नी आती थी तो सामने जो अगला ये होता था, महिलाओं के साथ जमीन पर बैठती थी, कुर्सी भी नहीं। तो ये क्यों, ये फैमिली ड्रामा दिखा रहे हैं कि देखो ये बाला साहब की पूरी फैमिली है। तो बाकी जो वोटर है वो बाला साहब की फैमिली नहीं थी। बाला साहब का कोहर हिंदुत्व था, अगर आपने वो छोड़ दिया है। कल परसों उस तमिलनाडु के हाईकोर्ट के जो जज है उनके खिलाफ जो महाअभियोग आया, उस पर आपका एमपी साइन करता है, वक्फ बोर्ड का मामला आ जाता है, आप पार्लियामेंट में सरकार के साथ नहीं रहते। वो हिंदुत्व कहाँ का है? तो ये डर गए कि हार जाएंगे, और डर के कारण ही इन्होंने ये नया पैतरा आजमाने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या होता है। पर भाऊ एक बात है, कांग्रेस तो अलग लड़ेगी। मुंबई में मैं मानता हूं कि चौरंगी लड़ते होगी, लड़ाई चौरंगी होगी। एक जगह एकनाथ और शिंदे हो गए, एकनाथ और बीजेपी होगी, शिंदे और बीजेपी। दूसरी जगह ठाकरे बंधु हो गए, तीसरी जगह कांग्रेस और बाकी पार्टियां होगी, और चौथी जगह प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी है, जहां उनका स्ट्रांग होल्ड होगा वहां लड़ेंगे। जहां ओवैसी की ताकत है मुस्लिम बेल्ट में वहां वो लड़ेंगे, अबू आजमी की ताकत है वहां अबू आजमी लड़ेगा। और एनसीपी अजीत दादा गुट को इन्होंने मुंबई में साथ नहीं लिया है, इसका कारण नवाब मलिक है। तो नवाब मलिक का स्ट्रांग होल्ड भी मुस्लिम बेल्ट में है। तो इतने लोगों में अगर मुस्लिम वोट बैंक बंटने वाली है तो उद्धव को उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा? तो लड़ाई जो होगी वो प्रमुख दो कौन है, एक ठाकरे बंधु है और दूसरी तरफ बीजेपी शिंदे है, तीसरी तरफ कांग्रेस, और ये शायद ओवैसी वगैरह इनके साथ हाथ मिला लेंगे, और बाकी बच्चे जो इंडिपेंडेंट वगैरह हो गए वो।
तो चौरंगी लड़ाई हर जगह होगी, इसकी मुझे गारंटी है। और इसलिए अगर बीजेपी और शिंदे साथ लड़ते हैं तो 160 तक आएंगे। ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, किसी को खुश करने के लिए ही मैं बोल रहा हूं। इसका एक और पहलू है, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, पर आइए जरा हम लोग बात कर लेते हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे का सीट एडजस्टमेंट। एकनाथ शिंदे जी ने जब बातचीत शुरू किया तो बोला मेरे को आधी सीट चाहिए, 115 सीट, बल्कि 115 सीट मांगते थे। फिर बीजेपी मैंने सुना है 50-55 की बात करती थी। करते करते आज एक खबर आई है कि 140 सीट पे बीजेपी और 85 समथिंग ऐसे ही कुछ जो है वो एकनाथ शिंदे को देने की बात अभी, हालांकि अभी आई थिंक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कहां तक बात बन सकती है? ये जो खबरें आप सुनते हैं ना, वो देने वाले जो है उनको ही पता नहीं खबर क्या है। जी। पहले आपको जब प्रोफेसर होता है तो प्रोफेसर को 3 घंटे का काम होता है, तो बाकी के 3-4 घंटे वो स्टडी करे, ये भी एक्सपेक्टेड होता है ना। क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसका रिफ्रेश करना उसको जरूरी होता है, अपडेट करना जरूरी होता है। तो खबर लेने वाला है उसको पहले खबर समझनी भी जरूरी है। आपको बोल देता हूं कि अभी अभी जो स्थानीय इकाई के चुनाव हो गए और 288 में 100 कुछ 29 सीटों पर बीजेपी ने उनके चेयरमैन आ गए, 51-52 पर एकनाथ के आ गए, शिंदे के आ गए, और कुछ 40 या ऐसा कुछ हो गया, बिल्कुल जो विधानसभा में एमएलए है उसी संख्या में आ गए। तो इसके पहले 4 महीने पहले जब इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई, तब देवेंद्र फडणवीस ने ओपनली बोल दिया कि ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, तो शायद कहीं जगह हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन मैंने सबको समझा दिया है कि भाई एक दूसरे के साथ लड़ो जिस दिन वोटिंग है उस दिन तक, उसके बाद मत भूलो कि साथ में सत्ता में बैठना है। तो तुम मेरे खिलाफ बाबा लड़ेगा, बाबा के खिलाफ भाऊ लड़ेगा, लेकिन चुन कर आने के बाद हम अपना प्लस करके मेजोरिटी दिखा सकते हैं। समझे स्ट्रैटेजी? ये छुपाई हुई स्ट्रैटेजी नहीं है। अब और वही हो गया, कणकवली जो कोंकण में है वहां नारायण राणे के 2 बेटे, एक शिवसेना में है एक बीजेपी में, दूसरे के तलवारें तान कर खड़े हो गए। तो अपोजिशन को जगह बची ही नहीं। ये समझे आप? इसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं। जी। हाँ, पक्ष भी अपना विपक्ष भी अपना। हमारे मैंने कहीं बोला है या याद नहीं मुझे, दूसरे पढ़, हमारी नानी ने एक कहानी बोली थी। 2 फकीर थे, गांव गांव घूमते घूमते जा रहे थे, एक गांव में देर हो गई। अब वापस जाकर कहा खाना मिलेगा, गांव में लोग सोने का समय हो गया था। बोले चलो यही अपने झोली में कुछ है चावल वगैरह, वो पका के खाते। तो इधर उधर ढूंढने लगे तो 3 पत्थर इकट्ठा किए, बोले इस पर चूल्हा जलेगा। लेकिन लकड़ी कहाँ से लाए? लकड़ी तो इधर किधर नहीं थी। तो बोले अभी रात को किसी को जाकर लकड़ी मांग भी नहीं सकते। तो बोला एक बोला फकीर मेरे पास आइडिया है, और दोनों जोर शोर से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। तो आसपास के गांव के घर के लोग हो गए क्या हो गया, किसकी आवाज आ रही है, कौन है, क्या है? वो लोग इकट्ठा होते हुए देखकर उन्होंने सामने के घर का जो कंपाउंड था उसमें से 2-3 बांबू निकाले और एक दूसरे को मारने को खड़े हो गए। तो लोग आ गए, भाई चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो, इतना कहां से आए हो? बोलते हो ये क्या, आपस में इतना अगर 10 दिन 15 दिन से घूम रहे हो तो ये क्या है? वो समझा देते, वो चुप हो जाते, गांव वाले अपने घर में जाके सोते, वो वही बांबू लगाकर लकड़ी लगाकर चूल्हा जलाते। तो ये स्ट्रेटेजी है। और अच्छा। ये पूरा अभी अभी 288 काउंसिल के चुनाव के बाद भी ना पत्रकारों के दिमाग में आ रहा है, ना अपोजिशन पार्टी के दिमाग में आ रहा है। अब दूसरी बात बोल लू, सीट का बंटवारे के बारे में जो आपने बोला उसके बारे में बोल देता हूं। आपको मालूम है कि 13-14 महीने पहले जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो गया,
कई ये चल रहा था, इसको इतनी चाहिए, उसको इतनी चाहिए। देखो कुत्ते जो होते हैं ना, उनको भौंकने से रोकना है तो उनके सामने हड्डी डालनी पड़ती है। तो एकनाथ हो या अजीत दादा हो या देवेंद्र हो, ये बड़े चालाक है। इनको झगड़े की खबर चाहिए ना, तो कुछ तो गड़बड़ है, दिखाना पड़ता है। तो ये जो इतनी चाहिए, नहीं तो ये है हम खुद पर लड़ सकते हैं, अपनी बलबूते पर लड़ेंगे, ये भाषा करनी पड़ती है क्योंकि खबर मिलनी चाहिए ना, तो ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। तो विधानसभा चुनाव में 8 8 एमएलए ऐसे बने हैं जो है तो बीजेपी के, लेकिन चुनकर शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नाम पर आए। 6 बीजेपी में है जो एकनाथ के है। अब इसका मतलब क्या है? तुमको जगह चाहिए, सीट चाहिए, तुम ले लो, कैंडिडेट हमारा रहेगा, हमारी ये जगह तुमको चाहिए, ले लो। ये नहीं होगा, ठीक है, तो सीट तुम्हारा कैंडिडेट, जगह हमारी। यानी मेरे पार्टी के इतने दिखने चाहिए। तो ये मुंबई का जो बीजेपी का अध्यक्ष है अमित साटम, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि कोई बात नहीं, झगड़ा क्या होगा, अगर एक वार्ड उनको चाहिए तो कोई बात नहीं, हम वो वार्ड दे देंगे उनको। उस वार्ड में कैंडिडेट उनका रहेगा, चुनाव चिन्ह कमल रहेगा, वो उनका वार्ड हमें चाहिए, वो दे देंगे, हमारा कैंडिडेट धनुष बाण पर लड़ेगा। ये इतना ओपन बोल रहे हैं, लेकिन खबरें क्या आप सुन रहे? नहीं नहीं, इतनी सीटें, अरे ये दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ 8-10 सीटों का अभी भी झगड़ा है, बाकी तय हो चुका है। अगले 2-3 दिन में ये उम्मीदवार जाकर अपना पर्चा जमा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, लेकिन इनका अभी तय नहीं हो पा रहा है कि राज के कितने, उद्धव के कितने, कांग्रेस के कहां और कितने। और एक बात है, कांग्रेस की भी एक बात आप समझ लो, एक बात है कि कांग्रेस जितनी मर चुकी है मुंबई में, वहां अगर हर वार्ड में कम से कम 10-12 लड़के खड़े हो जाए तो पार्टी बन जाएगी। कांग्रेस को अलग लड़ना जरूरी है क्योंकि उनको संगठन खड़ा करना है। और दूसरी बात ये होती है, कितनी भी गिरी हुई पार्टी हो, लेकिन कांग्रेस के आज भी अगर मुंबई में 20-18% वगैरह वोट है, 17% वोट है, तो उनका टिकट खरीदने वाले लोग हैं। अब 227 वार्ड है और 5 और 10 लाख में टिकट बेचे गए, तो कितना पैसा इकट्ठा होगा इसका भी हिसाब करो। बिहार में टिकट बेचे गए, यह ओपन आरोप हुआ था ना। तो ऐसी दुबली पार्टियां सबकी सब सीटें क्यों लड़ना चाहती है, वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है, ये भी समझो। तो बीएमसी की बात नहीं है, बीएमसी की बात ही छोड़ दो, वो तो जीत चुके हैं। देखो, इनमें एकनाथ शिंदे एक बात समझता है कि जब तक उद्धव ठाकरे मुंबई में खत्म नहीं होते, यानी अधमरे नहीं हो जाते, उनकी ताकत नहीं बचती, तब तक बाला साहब की विरासत एकनाथ के पास आई, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए एकनाथ शिंदे का टारगेट बीजेपी नहीं है, उद्धव ठाकरे। और बीजेपी को वही चाहिए कि उद्धव का मेयर नहीं रहेगा, समझे आप? तो दोनों का टारगेट मुंबई के लिए, बीएमसी के लिए क्लियर है कि मुंबई में ठाकरे ब्रांड का मेयर नहीं रहेगा। और उसके बदले में अगर दूसरी एकनाथ की दूसरी बात यह कि एकनाथ शिंदे उभरा है तो ठाणे से उभरा है, ठाणे शहर और ठाणे डिस्ट्रिक्ट, तो उसको भी ठाणे में अपना दबदबा कायम रखना है। तो ये अगर एडजस्टमेंट हो गई तो मामला खत्म। बाकी की सीटें इधर उधर हो सकती है, वो कोई नहीं, वो उन्होंने एडजस्ट किया। तो एक बात होती है, लड़ाई अगर जीतनी है तो आपको किसको हराना है ये पता होना चाहिए। हमको जीतना तो है, लेकिन हराओगे किसको? अगर उद्धव ठाकरे को यही समझ में नहीं आ रहा है तो वो लड़ेगा किससे, हराएगा किसको और जीतेगा कैसे?
ये पजल है, इस उलझन में वो फंसे है, राज हो या उद्धव हो। भाव एक आखिरी सवाल बस, ये मुंबई में आजकल हमारा जो ये पूर्वांचली समाज है, भोजपुरी स्पीकिंग यूपी बिहार के लोग, ये आजकल किसको वोट दे रहे हैं? वो पिछली टाइम से ही बीजेपी, देखो हाँ, अब पिछला चुनाव 2017 का चुनाव है, और बोलना मुझे रह गया, 2017 में पहली बार बीजेपी और शिवसेना अलग होकर लड़े कॉरपोरेशन में। क्यों? वैसे तो 14 में विधानसभा में भी लड़े थे, उसमें बीजेपी को कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन 17 की बात क्यों अलग है कि 2017 में पहली बार, ये कॉरपोरेशन का लोकल इलेक्शन होता है ना, तो पहली बार जो शिवसेना को ना चाहने वाला अमराठी जो था, उसको बीजेपी शिवसेना के साथ रहती है अच्छा नहीं लगता था, वो पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ चला जाता था, वो बीजेपी के पास कंसोलिडेट हो गया। और इसलिए पहली बार कुछ 28-29 जगह पर जो बीजेपी सिमट जाती थी शिवसेना के साथ रहते हुए, वो एकदम जंप हो गई 82 और शिवसेना 84। और वहां तक 2017 के पहले तक बीएमसी के चुनाव की लड़ाई शिवसेना और कांग्रेस में होती थी। तो बीजेपी जंप करके जो एकदम 82 तक आई, इसका एक ही कारण है कि जो अमराठी शिवसेना को ना चाहने वाला वोटर था, वो बीजेपी के पास कंसोलिडेट हो गया, और वो कांग्रेस के पीछे रहता तो वो खिसक गया। इसलिए कांग्रेस कुछ 30-31 पर आ गई, उल्टी पोजीशन हो गई, कांग्रेस के जगह बीजेपी पहुंची और बीजेपी के पास कांग्रेस पहुंची। तो इसलिए ये जो नॉर्थ इंडियन हो, राजस्थानी हो, गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय या उड़ीसा का हो, बंगाली हो, वगैरह वगैरह, जो अमराठी वोटर है, वो तो पहले से बीजेपी के पास है। लेकिन और एक बात है कि जो ये टपरी लगाता है, पटरी लगाता के धंधा करता है, छोटा मोटा सब्जी बेचने का वगैरह, वो नहीं था 2017 में भी। लेकिन उनका लीडर, मुंबई का नामचीन कांग्रेस लीडर था कृपा शंकर सिंह, वो 2017 के बाद वो भी बीजेपी के साथ आ गया। तो इस चुनाव में बुरी हालत सबसे अगर होगी तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों 20-20, 25-25 तक जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो उत्तर भारतीय तो बीजेपी के पास है, यानी 80% वगैरह है, ऐसा आप बोल सकते हो। और तो मुस्लिम वोट स्प्लिट होगा, मैंने शुरू में बोल दिया। अबू आजमी के साथ एक ब्लॉक जाएगा, नवाब मलिक के साथ जाएगा, ओवैसी के साथ जाएगा, कुछ कांग्रेस के पास जाएगा, कुछ उद्धव के साथ भी आएगा, लेकिन उसमें 4-5-6 टुकड़े हो गए। आज दादा शरद पवार और अजीत पवार की बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई, उनका क्या हाल है मुंबई में? वो बीएमसी में है ही नहीं ना। उनका एक नवाब मलिक जो है, वो बेसिकली समाजवादी पार्टी से आया है, मुलायम का एमएलए था, पहली बार चुनकर आया, बाद में वो तो शरद पवार के साथ आ गए। तो वही एक ताकत है उनकी। उनकी एक ताकत थी वर्ली में जो सचिन अहिर था, और दूसरा भांडुप में था जो अभी एमपी है शिवसेना का, वो दोनों शिवसेना में चले गए 2019 के चुनाव के पहले। तो इसलिए शरद पवार की बची कुची ताकत जो थी मुंबई में, वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, उनका एक एमएलए तगड़ा है, वो जितेंद्र आव्हाड, वो थाना में है, मुंबई में नहीं है। तो थाना में शरद पवार की थोड़ी ताकत है, बाकी उनका तो किला बचा है। तो पूना डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है। तो शरद पवार अभी अपना बारामती और पुणे डिस्ट्रिक्ट बचाने में लगे हुए, तो उनकी चर्चा होने का कोई सवाल नहीं। तो भाव आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं भी आपके आभार मानता हूं, पहली बार चैनल पे आया हूं।